नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। डिस्कशन को आगे प्रोसीड करने से पहले दोस्तों आप सभी को मैं एक अपडेट देना चाहूँगा। हमारा यूपीएससी का हाल ही में एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसको हम लोग सितंबर एंड या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप अगर कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से यूपीएससी 2023 एंड यूपीएससी 2024 को अगर टारगेट लेकर चल रहे हो, तो इस फाउंडेशन कोर्स में होगा क्या, आपको कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से प्रीलिम्स, मेंस और पीएसआई और ऑप्शनल की तैयारी करवाई जाएगी। वन टाइम पेमेंट ही आपको देनी है, जो कि है 14,999 रुपीज़। और ये जो अमाउंट है दोस्तों इंक्लूडिंग जीएसटी है। यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, आप लाइव मेरे साथ गूगल मीट पर या फिर जूम पर क्लासेस आप लिया करोगे। क्लास ख़त्म होने के विद इन एन आवर और विद इन मैक्सिमम 3 आवर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स को दोस्तों आप जितने मर्जी टाइम एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। इस फीस स्ट्रक्चर में इन रिकॉर्डेड क्लासेस का आपको 3 साल तक एक्सेस मिलेगा। तो अगर आप ए टू जेड प्रीलिम्स, मेंस और पीएसआई और ऑप्शनल की, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स, पूरा मेंस का सिलेबस, पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस और पूरा पीएसआई और ऑप्शनल का सिलेबस कवर अगर आप करना चाहते हो, तो आप इस फाउंडेशन कोर्स को इस प्राइस पर अवेल कर सकते हो, जिसमें 3 साल के लिए आपके पास इन सारे लेक्चर्स का एक्सेस रहेगा। प्लस साथ में आप डेली लाइव क्लासेस के लिए आओगे। लाइव क्लासेस मिस हो जाएं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, और अगर लाइव क्लासेस में अगर आते हो तब भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको विद इन 1 to 3 आवर्स क्लास ख़त्म होने के बाद आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक कोर्स और लॉन्च करा गया है, जो कि ये वाला है। अब हर किसी का तो पीएसआई और ऑप्शनल हो नहीं सकता, तो इस कोर्स में क्या है कि आपको पूरा प्रीलिम्स और मेंस का कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। इसका फ़ी अमाउंट 14,999 ना होते हुए 999 अमाउंट है इसका। यहाँ पर भी आप लाइव क्लासेस मेरे साथ लोगे गूगल मीट पर या जूम पर। इसके बाद आपको वही सेम प्रोसीजर 1 to 3 आवर्स के बीच में आपको रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स जो है मिल जाएंगे, जिनको आप 3 साल तक एक्सेस कर सकते हो आराम से। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सब्जेक्ट मॉड्यूल्स स्पेसिफिक चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप प्रीलिम्स और मेंस के सारे सब्जेक्ट को नहीं लेना चाहते हो, आपका टारगेट है आप सिर्फ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अगर लेना चाहते हो, या फिर आप इकोनॉमिक्स लेना चाहते हो, इंडियन पॉलिटी लेना चाहते हो, हिस्ट्री लेना चाहते हो, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस जिसमें कवर करवाई जाती है, एथिक्स लेना चाहते हो, इंटरनल सिक्योरिटी लेना चाहते हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट लेना चाहते हो, इंडियन ज्योग्राफी लेना चाहते हो, तो वो भी आप अवेल कर सकते हो, जिसके लिए आप सब्जेक्ट मॉड्यूल्स या फिर ये जो 2 फाउंडेशन कोर्स हैं जो प्रॉपर तरीके से हैं, जिसका मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बताया, पूरा प्रोसीजर बताया, और ये जो अमाउंट है दोनों दोस्तों चाहे पीएसआईआर ऑप्शन को इंक्लूड करके है तो 14,999 अमाउंट, और ये 999 अमाउंट प्रीलिम्स प्लस मेन एक्सक्लूडिंग पीएसआई और ऑप्शन। ये वन टाइम पेमेंट है दोस्तों, जीएसटी इसके अंदर इंक्लूडेड है। कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट इसके बाद आपसे नहीं ली जाएगी। सारी की सारी जो बुक्स होती हैं, जो मटेरियल होता है, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। आपको कोई भी बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। ये है नंबर 9625297706। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो या टेलीग्राम कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। इसके अलावा एक ईमेल आईडी है ये trueies1995@gmail.com। तो आप इस पर मेरे को मेल भी भेज सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, लेकिन अगर कॉल ना लगे या किसी वजह से मैं कॉल ना उठा पाऊँ तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भेज सकते हो एनरोल करने के लिए और अपनी सीट को रजिस्टर करवाने के लिए। ये वाला जो कोर्स है हम लोग सितंबर एंड से या मैक्सिमम अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। तो एक छोटा सा अपडेट था। अब चलिए हम लोग यूपीएससी के पेपर की एनालिसिस देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग जो जीएस पेपर 1 है यूपीएससी का 2022 का जो पेपर हुआ है, हम लोग उसको एनालाइज करते हैं।
मैं आपको कुछ इंसाइट्स दूंगा कि हर एक क्वेश्चन से आप क्या सीख सकते थे, बेसिक सोर्सेज से वो क्वेश्चन हो सकता था कि नहीं हो सकता था। सबसे पहले तो एक ओवरव्यू में आपको पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन की मैं जो देना चाहूँगा वो ये देना चाहूँगा। देखो, जैसा कि मैं हमेशा अपने फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स को या किसी को भी मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ, स्टैटिक इज़ द किंग। करते रहो करंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर। यहाँ पर मुझे एक सिंगल क्वेश्चन दिखा दो जो कि करंट अफेयर से हो सकता हो, एक सिंगल क्वेश्चन, ये मेरी चुनौती है। करंट अफेयर इस प्रकार से वैल्यू गिरता हुआ दिखता है या होती ही नहीं है, लोगों ने तो बस उसको बना रखा है, वरना मार्केट कैसे चलेगी, मैगजीन कैसे बिकेंगी। ठीक है, बात यहाँ पर ये है कि अगर जो करंट अफेयर है, मैं उसको हमेशा आपको एक लाइन कहता हूँ आप लोगों को, आपको पता होगी कि केक जो है हमारे पास वो रेडी हो जाता है, उसके ऊपर सिर्फ आइसिंग करने का काम कि इसको अच्छे से सजाना है, मुझे यहाँ पर ऐसे कुछ करके लिखना है, सिर्फ उसके लिए काम करता है ये आपका करंट अफेयर। लेकिन इसका स्कोप तो है ही नहीं जीएस पेपर के अंदर इस बारी, बिल्कुल भी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स और क्वेश्चंस के अंदर। तो ओवरव्यू अगर हम लोग यहाँ पर लेने की बात करें तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन को कि किस प्रकार से वो कैसे निकले, और हर एक क्वेश्चन से मैं आपको साइड में एक इंसाइट दूंगा। उन सारी इंसाइट्स को जोड़कर एक कंक्लूजन फाइनली हम लोग विड्रॉ करेंगे। ठीक है, नंबर 1, हाउ विल यू एक्सप्लेन डैट मेडिवल इंडिया के जो टेम्पल स्कल्पचर्स थे दे रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। यानी कि मध्यकालीन भारत के अंदर, अभी हमारा आजकल मेडिवल इंडिया चल रहा है, ये क्वेश्चन तो आप इतने प्यार से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज आपको क्या चाहिए, मैं हर क्वेश्चन में सोर्सेज भी बता दूंगा आपको, मैक्सिमम कह रहा हूँ ये मैं। 11th क्लास की जो तमिलनाडु की जो एनसीईआरटी है, जो बुक है, ठीक है, कुछ भी कह लो, वहाँ तक बस अगर आपकी मेडिवल हिस्ट्री की नॉलेज है तो आप ये आराम से 150 वर्ड्स है, आप, मैं तो आपको 1500 वर्ड्स दे दूंगा, ठीक है, आप उसको आराम से कर सकते हो। तो जो मेडिवल इंडिया के जो टेम्पल स्कल्पचर्स हैं, अब ध्यान से सुनना, टेम्पल स्कल्पचर्स वो बोल रखा है कि वो किस हिसाब से वो लोगों के ज़माने में सोशल लाइफ को बताते थे, दे रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। यानी कि टेम्पल स्कल्पचर जो जिस जिस तरीके से वो बताते थे, अब इसमें ऐसा करके मत लिखाना कि कल मैंने तो खजुराहो के बारे में बताया कि खजुराहो में टेम्पल स्कल्पचर जो है वो सेक्स करते हुए दिख रहे, तो लोग उस टाइम पे सेक्स करते होंगे, थ्रीसम करते होंगे, ये नहीं। लेकिन कल मैंने शाम को जो क्लास ली थी मैंने उसमें खजुराहो के बारे में बताया था। यहाँ पर सोशल लाइफ बतानी है आपको, सोशल लाइफ कोई सेक्स थोड़ी ना होती है, रोड पे लोग सेक्स थोड़ी ना कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो बाहर मूर्तियाँ या कुछ भी जो बन रखी होती हैं, तो एक तो सोशल लाइफ ये आप कह सकते हो कि उस टाइम पर जो स्मिथ हुआ करते थे वो होते होंगे, अच्छे अच्छे कारपेंटर्स लोग होते होंगे, बड़े सारे ये जो कारपेंटर्स के अलावा आप क्या कह सकते हो जो स्टोन कटर्स हैं वो होते होंगे, ठीक है। फिर आप कुछ कुछ जो नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों को उठाओगे, आप दोनों तरह के मंदिरों को उठाओगे, तो फिर आप उसमें ये भी कहोगे कि कहीं कहीं मंदिर, जब मैं आपको हायर क्लासेस में लेकर जाऊंगा ना, जब 11 तक पहुंचाऊंगा, पूनम दल दही ये सब करवाऊंगा, तब आप ये देखोगे कि बड़ी सारी मंदिरों की दीवारों पर जिन लोगों ने आकृतियां वगैरह बनाई उनके नाम भी मैंशनड हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से लोग ये प्रोफेशन परस्यू कर रहे थे, और कुछ प्रोफेशन इनमें से हेरिडिटरी भी हुआ करते थे। बस सिंपल से इसका वो लिखना है। थोड़ी बहुत और बातें हैं वो अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने वो चीज़ें पढ़ाई नहीं है, और वो धीरे धीरे करते करते हो जाएंगे अपन डब्ल्यू। लेकिन यानी कि 150 वर्ड्स को आप इसका आंसर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिख सकते थे, प्योर स्टैटिक क्वेश्चन जिसके सोर्सेज इतने सारे हैं कि इसके 1500 वर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यानी कि ये क्वेश्चन क्या डुएबल था? जी हाँ, डुएबल था। जो इस क्वेश्चन को नहीं कर आ रहा है, इसका मतलब वो अपनी ऐसे का पेपर तो ऑलरेडी फिर वो पर्सन नर्वस है ही, तो वो इस क्वेश्चन के अंदर इसका मतलब वो अपनी सर्विस और रैंक खिसकाते चल रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जिसने अच्छे से, अब हमारा शेड्यूल आपको पता है ना क्या है, हम अपने शेड्यूल के अंदर क्या करते हैं, हमने एंशिएंट मेडिवल ले रखा है कि नहीं ले रखा, मेडिवल मॉडर्न से पहले। आप इस पेपर को देख के पता लगा लेना कि मॉडर्न की औकात कितनी और एंशिएंट मेडिवल की औकात कितनी थी सिलेक्शन करवाने में। नंबर 2, वाई डिड द आर्मीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके अंदर ज़्यादातर इंडियन सोल्जर्स थे, ये हमेशा उन अनगिनत फोर्सेस के सामने जीती रही हैं जो कि इंडियन रूलर्स, जो ऑलरेडी इंडियन प्रिंसेस और जो वो थे, जो बेटर इक्विप्ड जिनकी आर्मीज थी, उनकी संख्या भी ज़्यादा थी कभी कभार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस से, लेकिन फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पलड़ा जो था वो भारी क्यों रहा है एज कम्पेयर टू इंडियन रूलर्स की आर्मीज या फिर फोर्सेस के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज़ आप ये लिख सकते हो कि वो ना टेक्नोलॉजिकल नो हाउ लेकर आए थे,
इसके बहुत सारे पहलू हैं। उसके बाद ना ये एक चीज़ खेलते थे जिसको मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मैं आशिमा को और कशिश को बताता रहता हूँ। क्या ये ना एक इनकी स्ट्रैटेजी होती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, मैं आपको पढ़ाऊंगा इस स्ट्रैटेजी के बारे में, पूरी बात करेंगे इसके बारे में कि लेक्चर क्या कहते हैं हम उसको, WTW, वॉर ट्रीटी वॉर। ये पहले ना वॉर करते थे, एकदम से अटैक कर दिया, उसके बाद उसके साथ एक संधि कर लेते थे, पीसफुल ट्रीटी। जब इन्होंने देखा एक बार वॉर करके जैसे क्या करा, मैंने किसी के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, अब मैंने उससे सॉरी सॉरी बोल दी कि गलती से तुम्हें नहीं मार रहा था, मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली, अब मुझे पता चल रहा है कि लड़खड़ा के चल रहा है, दोबारा वॉर करके ढेर कर दिया और कब्जा। यानी कि यहां पर जो है ना ये लिखा क्या हुआ है, अब लोग पता क्या लिख कर आएंगे, इनके पास वेपन्स बहुत अच्छे थे, इनके पास गन बहुत अच्छी थी। तो मैं इस पॉइंट पे ये बोलना चाहूंगा भाई, हिस्ट्री खोल कर ना गधों, कभी टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ लो एक बारी। ऐसे ऐसे वेपन ना आजकल के खिलौने नहीं बनते हैं ऐसे दुनिया में, चाइना और इतने पूरे वर्ल्ड में, ऐसी ऐसी चीजें थी इसके पास। एक टॉय टाइगर था इसके पास, वो गाना भी बजाता था, गोली भी मारता था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी इसके पास जो कि देखने में लगे नॉर्मल थी चीजें हैं, और पता चला गोली चल जाए उसमें से। यहाँ पर और आर्मी स्ट्रेंथ, वेलर, कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, सब कुछ था इंडियन रूलर्स में। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर बात यह है कि ब्रिटिशर्स जो थे ना, दे वर गुड वॉर स्ट्रैटेजिस्ट। ये वॉर स्ट्रैटेजिस्ट बहुत अच्छे थे। और क्यों बने ये अच्छे, यानी कि आप ये कहोगे कि टीपू सुल्तान वगैरह के कमज़ोर थे, बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। लेकिन यहाँ पर बात क्या है इनकी, इस बात की, वॉर ट्रीटी वॉर, या इसको वॉर ट्रूज वॉर भी बोलते हैं। ट्रूज का मतलब वही होता है ट्रीटी या फिर शांति, एक पैगाम भेजना। छोटी सी झलक मैंने आपको बताई है, लेकिन आंसर सिर्फ इतना नहीं है, ईजी है। क्या ये डुएबल था? जी हाँ, 100% डुएबल है ये। क्या इसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी लैंग्वेज, पूरी नॉलेज चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, पूरी नॉलेज बिल्कुल नहीं चाहिए। थर्ड, वाई वॉज देयर अ सर्टेन स्पर्ट इन फेमीन्स इन कोलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी। तो यहाँ पर कोई मिलाकर जैसे 1800 की जो फेमीन्स आए या वो है जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए, तो अंग्रेज जो थे वो ध्यान नहीं देते थे, भुखमरी जो पूरी छा रही थी। ऐसा क्यों हुआ ये हम सब जानते हैं कि वो कॉलोनाइजर्स थे, उनको इंडिया की जनता से कुछ लेना देना नहीं है, खेती बाड़ी पे इतना ध्यान नहीं दिया, कुछ उस टाइम पर कुछ स्कीम्स नहीं चलती थी, सोशल सर्विसेज नहीं थी, ठीक है, और ध्यान नहीं देते थे बड़े सारे रीजन में। उनका जनरली कब्जा यही रहता था, फ़ायदा कि हम लोग फ़ायदा कहाँ से निकालें और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ से करें। तो फेमीन के बारे में जब हम टॉपिक कवर करेंगे तो आपको उसके रीजंस भी पता लगेंगे। तमिलनाडु के अंदर एक एनसीईआरटी के अंदर कुछ मेजरली 6 या 9 पॉइंट्स गिवन है, वो आप पूरे के पूरे यहाँ पर चिपका कर आ जाओ, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। डुएबल था? जी हाँ, पूरा डुएबल है। चौथा, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। ज्योग्राफी का कोर क्वेश्चन है, आराम से हो सकता था। ज्योग्राफी में इस बारी जैसा कि मैं एक आइडियोलॉजी पे खेलता हूँ, वो आइडियोलॉजी आज तक टिकी हुई है कि 6th क्लास से 12th क्लास की एनसीईआरटी प्लस 6th क्लास से 12th क्लास की तमिलनाडु, डैट इज़ द कंप्लीट मटेरियल सेट टू प्रिपेयर फॉर ज्योग्राफी। क्योंकि क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछे जा रहे हैं आज भी वो इन्हीं दोनों सोर्सेज से बहुत आराम से हो जाएंगे। और ये प्राइमरी रॉक, सेकेंडरी रॉक, टर्शरी रॉक जो होती है, ये वही वाला क्वेश्चन है। डुएबल था? 100% डुएबल है। अगला, डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बच्चे जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो साइड में एक बॉक्स गिवन होता है कुछ ऐसा, जब भी वो साइक्लोन के बारे में जब वो पढ़ते हैं कुछ ऐसा बॉक्स गिवन होता है। तो उस बॉक्स में ना कुछ ऐसे अलर्ट होते हैं, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, ब्लू अलर्ट, ये वो करके। मैं ये जनरली स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स के लिए जब प्रिपेयर करवाता हूँ, मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी कंप्लीट होने के साथ ही प्रीलिम्स से पहले ही मैं आपका डिजास्टर मैनेजमेंट जरूर कंप्लीट करा दूंगा कि किसी भी क्या कहते हैं उसको, ज्योग्राफिकल फिनोमेना के जब बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, तो मैं एनडीएमए की गाइडलाइन जरूर आपको मैं पढ़ा दूंगा। तो उसमें आपको ये अलर्ट्स जो है ना, मुझे इस क्वेश्चन को देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये अलर्ट के बारे में हमारे पास पूरे के पूरे सिर्फ साइक्लोन दे रखा है यहाँ पर। अगर साइक्लोन आया है तो इसका मतलब अगले साल फिर कुछ और भी आ सकता है अलर्ट सिस्टम के बारे में। तो ये चीज़ आराम से डुएबल थी।
यानी कि जो लोग स्टैटिक को भी सिर्फ पेरीफेरी लेवल पे पढ़ते हैं ऊपर ऊपर से, तो गेम ये, मैं ये नहीं कह रहा कि पहली बार यूपीएससी ने ऐसा करा है, ये पेपर बहुत इजी था एज कम्पेयर टू प्रीवियस कुछ ट्रेंड्स में। यानी कि 4 साल से एक ही ट्रेंड यूपीएससी का दौड़ रहा है स्टैटिक में, वो मुझे साफ तरीके से पता लग रहा है। आपको शायद से अभी दिक्कत हो रही है, लेकिन डोंट वरी, सिर्फ सुनो मेरी बात को, जितने भी आप लोग फाउंडेशन कोर्स के लोग मेरी बात सुन रहे हो, कि यहाँ पर ये चीज़ है क्या, हम जितना डेप्थ में एक एक लाइन को एनसीईआरटी को पेन से, ये पेन मार्क कर करके चलते हैं ना, जो गोला बनाकर सर्कल बनाकर, यहाँ पर ये कह रहा है वो कह रहा है, हमारे लिए आप ऐसा मान लो कि ये जो पेपर था ना, ये हमें ना एक नॉच हायर लेवल पे लेकर जाएगा जितना बाकी कोई नहीं कर सकता। यानी कि हम जो एनालिसिस प्लस जो फैक्चुअल कंटेंट लेकर चल रहे हैं, मैं मानता हूँ कि हमें टाइम लग सकता है थोड़ा सा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू दूसरों, हमें टाइम देना भी पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दूसरों से ज़्यादा, लेकिन हमारा सिलेक्शन श्योर शॉट होकर रहेगा इस लिहाज से जैसे हमारी अप्रोच चल रही है। ये चीज़ें आपके सामने है। क्योंकि दूसरा अब ये देखो खुदा हुआ क्वेश्चन था, इसको कोई नॉर्मल पर्सन जो डीएम यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट कर भी लेगा, ज्योग्राफी कर भी लेगा, सामने होगा बुक के अंदर। तमिलनाडु के अंदर आप बुक्स में जानते हो कितने एचडी मोड के डायग्राम रहते हैं, 4K में पिक्चर्स रहती हैं पूरी की पूरी, लेकिन फिर भी बंदा छोड़ देगा। और ये आंसर पूरा का पूरा अगर मैं आपको बता दूं सॉल्व कहाँ से करा जा सकता था, 9th और 11th क्लास की जो तमिलनाडु की जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी है वहाँ से करा जा सकता था। ठीक है, क्या डुएबल था? 100% डुएबल था। 6th, डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल्स ऑफ डेक्कन ट्रैप। हमारी इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तमिलनाडु की एनसीईआरटी से और इवन हमारी वाली एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेकर 9th और 11th क्लास, और तमिलनाडु में भी 9th और 11th क्लास यहाँ से करा जा सकता था। डेक्कन ट्रैप यानी कि डेक्कन पेनिनसुला जो ब्राउन वाला हिस्सा है, वहाँ पर जो ब्लैक सॉइल वगैरह कॉटन उगती है, ये वो, और उसका और पोटेंशियल क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन से बना था, ये सारी चीज़ें आराम से डुएबल था, 100% डुएबल था। 7th क्वेश्चन, एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। 8th क्लास ज्योग्राफी, 8th क्लास ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, और उसके अलावा आप 10th क्लास में जाओगे तो थोड़ा सा और आपको वो पता लग जाएगा, और प्लस इसके अलावा आप तमिलनाडु जो है वो 11th क्लास तक कर लोगे तो आपको पूरा का पूरा ही हो जाएगा। एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर देयर लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड, यानी कि हर एक रीजन के अंदर ये क्यों नहीं फैल सकते। ऑब्वियस सी बात है, जो समुद्र के किनारे विंडी इलाके हैं वहाँ पर वो ज़्यादा होगा। अब दिल्ली जैसी जगह में अगर किसी विंड मिल को खड़ा कर दिया जाए तो दिल्ली के लोगों से वो ले जाके गाड़ी भाई साहब रोक रोक कर 5-5 मिनट में फूक मार देना, जरा यहाँ पर थोड़ी सी बिजली क्रिएट हो जाएगी दिल्ली वालों के लिए। ऑब्वियस सी बात है, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉनसेंस बात कर रहा है। क्या डुएबल था? 110% डुएबल था। ठीक है, अब जब मैं डुएबल बोल रहा हूँ, इसका मतलब जो हमारे पास बेसिक किताबें के आंसर हो सकता था, तो मतलब डुएबल इन द सेंस जब मैं बोल रहा हूँ 100%, यानी कि उन बेसिक किताबों से पढ़कर 100% हो सकता था, कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं क्वेश्चन का। ठीक है, 8th क्वेश्चन, एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप। क्या मैं इसको करंट अफेयर का क्वेश्चन कहूँगा? बिल्कुल नहीं कहूँगा। ये मुझसे अशप्रीत अभी कल ही शाम को, परसों शाम को पूछ रही थी, जब हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे थे, कि जब मैं मेटावर्स के बारे में और उसमें समझा रहा था कि वर्क फ्रॉम होम भी तो हुआ, तो वो कोई ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं निकला, वो नहीं निकला, उसने एक जिक्र करा था इस बात का। लेकिन यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है वो, कि इवेल्युएट एंड एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप। अब आप इसमें दोनों एंगल लिखो, कि जब ये ऐसा कोविड के टाइम पे कंसेप्ट आया था और जब ये तेज़ी से बढ़ा, उससे पहले भी चलता था, कुछ ज़रूरत नहीं है इसके लिए, कोई सोर्सेज की ज़रूरत ही नहीं है आपको, कोई आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आराम से लिखो जो आप लिख सकते हो। और ये भी मत सोचो इसको तो सब कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई सब लोग यार, सबके पास बुद्धि है, यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं, कोई बुद्धि तो है ही ना, गोबर खो थोड़ी ना खा कर आए हैं। लेकिन लीड तो आपको इन क्वेश्चन में मिल गई ना, जैसे ये अलर्ट वाले सिस्टम के अंदर आपको लीड मिल गई, और एक ये आपको टेम्पल स्कल्पचर्स के अंदर लीड मिल गई। लीड लेनी होती है हमें दूसरों से बस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कि लोगों को पहले ऐसा लगे था कि वर्क फ्रॉम होम होगा तो बैठे बैठे लोग कमा सकते हैं, और क्या कहते हैं, जो फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन लोग ना फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं, टेक्नोलॉजी के सामने बैठ बैठ कर उनकी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स होने लगे हैं, वो और कुछ काम ध्यान नहीं दे पाते, कहीं टाइम नहीं जा पाते, जहाँ पर भी वो जाते हैं तो उनको काम की टेंशन रहती है, तो अपने साथ वो हमेशा लैपटॉप वगैरह कैरी करते हैं। तो फैमिली रिलेशनशिप इसकी वजह से ज़्यादातर टारनिश हुए हैं, लोगों ने बाहर जाना कम कर दिया है, क्योंकि उनके पास जो प्राइवेट नौकरियाँ होती हैं उनके पास एक फिक्स जो होता है वो डेडलाइन होती है हर चीज़ का, प्रेजेंटेशन और पावर पॉइंट और ये सब कुछ पे बनाने की। ठीक है, तो अब ये फैमिली रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ फैमिली रिलेशनशिप की है, और लेवल भी समझो इस क्वेश्चन का कि जीएस पेपर 1 के अंदर पूछा जा रहा है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, तो ये चीज़ है कि आपको सिर्फ फैमिली के पर्सपेक्टिव से इसको, फैमिली रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से इसको लिखना था। डुएबल है जी हाँ, 100% डुएबल है, और अच्छी बात यह है कि यू डू नॉट नीड एनी सोर्स फॉर इट।
नो सोर्स। 9, हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टीयर 2 सिटीज, टीयर 2 जो सिटीज हैं, दे आर रिलेटेड टू द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विद एन एम्फेसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजम्पशन। प्योर तरीके से 12th क्लास की जो सोसाइटी की जो बुक हम लोग करते हैं, सोशोलॉजी जो हम करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन निकला हुआ है। अभी हम इस चैप्टर पे आए नहीं है, इसलिए शायद से आप रिलेट नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन एक क्वेश्चन जैसे ट्राइब वगैरह के नीचे हैं उसको आप आराम से समझ पाओगे। जो अलग अलग जो सिटीज़ हैं मैं आपको बताऊंगा कि मिडिल क्लास की इमर्जेंस कैसे हुई थी, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, जो कल्चर ऑफ कंजम्पशन है ये क्या होता है, क्या डुएबल है? जी हाँ, डुएबल है। 12th क्लास की सोशोलॉजी की एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन हो सकता है आराम से। 10th क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको कोई नॉलेज ही नहीं है। अभी आपको सिटीज़ और टाउन में पहले मेरे को फ़र्क बताना पड़ेगा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 भी बताना पड़ेगा। गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, हमने पढ़ा था इसको बहुत अच्छी तरीके से। ट्राइबल बेल्ट पूरी की पूरी जो जाती है, अलग अलग तरह से हर एक ट्राइब के कस्टम वगैरह होते हैं, इसको हम कर चुके हैं, ध्यान से देखना मेरे लेक्चर्स को। इन विच गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया इन विच स्पेसिफिक कंटेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड सिंगल कैटेगरी। हमने एक बात करी थी ना कि इनको मर्ज करने की जो बात चलती है और ट्राइबल को एक क्या कंबाइन करके, हम लोग याद है जब टैक्स कंपाइल करना शुरू हुए थे तो एक डिबेट चली थी कि पूरे के पूरे ट्राइबल को एक ही जैसा देखो, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ये कहते थे नहीं यार, हर एक ट्राइबल जो है वो अंडमान निकोबार के अलग हैं, यहाँ के अलग हैं, वहाँ के अलग हैं। तो हमें एक बात चल रही थी कि हमें कोई यूनिफाइड कैटेगरी में देखना है या फिर सेपरेटेड पार्ट्स के अंदर देखना है। सेम क्वेश्चन डिट्टो, ये पूरे वर्ड टू वर्ड ये निकला है 12th क्लास की अपनी इंडियन सोसाइटी की बुक से। डुएबल था, 100% डुएबल था। 11th क्वेश्चन, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव reorganization of states and UTs has been a continuous ongoing process since the mid 19th century. Discuss with example. नैरो इंटरप्रिटेशन अगर 250 वर्ड्स का है, कोई नैरो इंटरप्रिटेशन चाहे तो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो पहला चैप्टर है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, इसको वहाँ से कर सकता था। लेकिन ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो मिड 19th सेंचुरी की बात यहाँ पर चल रही है और इंडिया का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। इंडिया का एक एग्जाम्पल देकर बस आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल के अंदर जितनी भी नई एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज जो बर्थ हुई थी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के बाद, ठीक है, डीकॉलोनाइजेशन स्ट्रगल के बाद, उनके अंदर भी तो ये प्रोसेस रहा होगा ना कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज वगैरह करने का। तो बस इंडिया की नॉलेज के साथ साथ थोड़ी सी बस अन्य एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज की नॉलेज अगर आप लिख दोगे तो आपको यहाँ पर मिल सकते थे। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि दो ऑप्शन थे आपके पास। नैरो इंटरप्रिटेशन में सिर्फ इंडिया की स्टोरी को खींच दो, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर, और ब्रॉड इंटरप्रिटेशन को, कि यहाँ पर इंडिया मेंशन नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज हैज बीन अ कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस द 19th सेंचुरी। अब इसने कुछ भी नहीं बताया हमें कि कहाँ का, एशिया का, अफ्रीका, वो करके। तो मिड 19th सेंचुरी तो मतलब ये कि जो डीकॉलोनाइजेशन स्ट्रगल के बाद जो आज़ाद होती चली गई, उनमें ये समस्या आ रही थी धीरे धीरे करते हुए आज़ाद, कि उनको अपनी स्टेट्स को भाषा के बेसिस पर या किसके बेसिस पर रीऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। फिर क्या डुएबल था? जी हाँ, पूरा डुएबल था। डिस्कस द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड इन इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। यानी कि ये वो लोगों के लिए क्वेश्चन था, कर तो इसको हर कोई सकता था, लेकिन साढ़े 7-8 मिनट के अंदर सिर्फ इसको वही पर्सन कर सकता था जिसकी मैं मतलब नोट मेकिंग पावर जिसकी अच्छी होगी, जिसके पास नोट्स कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में पढ़े होंगे, तो आराम से वो कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकता है। कल रात को ही मैंने लेक्चर के अंदर बताया था, जिन लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर मेरे से सुना था तमिलनाडु का, मैंने बताया था यूपीएससी थोड़े ब्रॉड लेवल पे पूछता है। अब यहाँ पर कोई आपको दिख रहा है कि राजा वन या राजेंद्र चोला वन या गुप्ता में वो कोई पूछे समुद्रगुप्त के बारे में और उसके बारे में बताओ। मैंने बोला था कल ही, वो ब्रॉडर लेवल पे पूछा, कंपैरेटिव पूछता है। देखो आज ही वो चीज़ प्रूव हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या डुएबल था? 110% डुएबल था, इसमें तो नंबर जाना ही नहीं था। ये तो बहुत एक स्माइलिंग क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स। इस क्वेश्चन ने दिल जीत लिया मेरा, ठीक है। इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो जब इसने माइथोलॉजी मेंशन करा, मैं अपनी कहानी स्टार्ट करता पशुपति सील से, ठीक है, और जो उनके बगल में फिगर्स जो बैठे रहते हैं। उसके बाद अपना क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो मिले, फिर हमें बुद्धिज़्म के साथ एसोसिएटेड हैं कि ये जो लायन और बुल हैं ये बुद्धा की लाइफ के पता है दर्शाते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। फिर उसके बाद मौर्य का जो पिलर था उसके अंदर जो नीचे एबैकस होता है,
उसमें ये 4 फिगर्स ये बन रखे होते तो उसके अंदर लायन और ये जो है बुल जो है इसका वो जिक्र था। फिर मैं इसके बारे में अगर होता तो मैं रामपुरवा बुल के बारे में भी लिख कर आता जो आज के टाइम में राष्ट्रपति भवन में है। तो ये सारी चीज़ें कि माइथोलॉजी, आर्ट और आर्किटेक्चर, देखो सारी चीज़ें कवर हो गई कि नहीं हो गई। और माइथोलॉजी के अंदर मैं आपको वो बताऊंगा। माइथोलॉजी में एक चीज़ आज मैं देख रहा था, तो बुल जो कि ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट में यूज़ करा जाता है, आज ही इस क्वेश्चन ने दिल क्यों जीता मेरा कि आज ही मैंने एक चीज़ पढ़ी कि फेंग शुई चाइना का वास्तु होता है। फेंग शुई चाइना का वास्तु होता है। इसके अंदर ना, इस वास्तु के अंदर बुल को एक एग्रेसिव एनर्जी पैदा करने के लिए इंसान के अंदर माना जाता है। एग्रेसिव एनर्जी मतलब गुस्सा करने वाली नहीं कि भाई बहुत सह लिया, अब मेरे अंदर एक पोटेंशियल है। और बुल को रखा जाता है इसलिए, बुल को माना जाता है इसलिए कि मेरे अंदर पैसा बनाने की एनर्जी प्रक्रिया पूरी हो। ये आज मैंने पढ़ा एक फैक्ट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। आज जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था इंस्टाग्राम पे कुछ कर रहा था मैं, तब मुझे चीज़ पता लगी। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन, मतलब मैंने दोपहर में जब ये पेपर देखा, जब ये इनसाइट्स वालों ने डाला, तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा वाह यार क्या यूनिवर्सल एनर्जी है। दो मतलब मैंने कहा 20 सेकंड पहले जैसे एक आर्टिकल पढ़कर मैं उठाऊँ और कुछ मेरे पास एक पॉइंट था लिखने के लिए। वाह, ठीक है। 14th, वॉट आर द फोर्सेज डेट इन्फ्लुएंस ओशन करंट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, घिसा पिटा क्वेश्चन, यूपीएससी करोड़ों बार पता नहीं कहाँ पूछ चुका है इसे। डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये मैं आपको बताता रहता हूँ, इंडेंटेड कोस्ट लाइन और जहाँ ओशन करंट मिलते हैं, दे आर द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। हम तो ये वाली चीज़ 6 क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ते चले आ रहे हैं। बस इसका जो कंटेंट है वो आप 11वीं तक की हमारी एनसीईआरटी प्लस तमिलनाडु एनसीईआरटी इसको कंबाइन कर लो। पूरे इसके अंदर आपको नंबर मिल रहे थे। ये प्रीवियस क्वेश्चन रिपीटेड था यूपीएससी का 3री बार, ठीक है। क्या डुएबल था? 110% डुएबल था। उसके बाद डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, यानी कि ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने ज्योग्राफी के मेंस के सिलेबस से उठाया है। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड एंड देयर रिसोर्सेज एक हेडिंग है सिलेबस के अंदर, ये उसने वहां से उठाया है। लेकिन यूपीएससी इतना एक्सपेक्ट करता है कि प्रीलिम्स से पहले आपका ज्योग्राफी का सिलेबस मेंस का भी कंप्लीट हो। तो ये तो रबड़ के बारे में ऐसे बहुत कुछ यूपीएससी टाइम टू टाइम, कोल के बारे में, स्टील के बारे में, ये रिसोर्सेज पूछे चले जा रहा है, कॉफ़ी, चावल, ये वो। तो इस बार इसने रबड़ के बारे में पूछ लिया, आराम से क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है। एंड डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज इंडिकेट द मेजर इन्वायरमेंटल इशूज फेस बाय देम। कि रबर इंडस्ट्रीज जब सेटअप होती है तो मेजर इन्वायरमेंटल इशूज उनको क्या सहने को मिलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कंटेंट इसका हमारा सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है। क्या ये डुएबल था? 110% डुएबल था। 16th क्वेश्चन मैं अब इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप कुछ नहीं जानते हो रबड़ वगैरह के बारे में, तो अभी कुछ डिस्कस करने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। वो मैं बाद में बताऊंगा। और इसमें हाँ इसमें 15 मार्कर का एक क्वेश्चन है ना, तो इसमें जब ये पूरा कोई लिख लेगा, पूरा का पूरा तमिलनाडु की एनसीईआरटी से जहां से भी जो हमारे पास सोर्स है पूरा लिखाया, उसको 10 नंबर मिल जाएंगे। मैं अगर लिखूंगा या कोई और लिखेगा या मेरे फाउंडेशन कोर्स के बच्चे लिखेंगे, उनको 13 नंबर मिल जाएंगे। क्यों? वर्ल्ड मैप यहां पर सेम ऐसा 9-10 नंबर सबको मिल जाएंगे, सबको मिल जाएंगे। 14 नंबर के आसपास लगभग चाहिए, पूरे भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्ल्ड मैप, करंट्स के नाम दिखाओ उस पर कि क्या ये वार्म करंट और ये ऐसे ये कोल्ड करंट, जब ये टकराते हैं तो दे आर द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये मछली और ये सब बनाकर नहीं आना, एक बात बता रहा हूँ मैं कि वर्ल्ड मैप के अंदर आप ऐसे ही करंट दिखा सकते हो, क्योंकि जनरली हमारी बुक्स के अंदर ऐसा होता है कि रेड करंट से ये और ब्लू करंट से ऐसे ये हम कोल्ड करंट दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 6ठी क्लास का शुरू के 4 चैप्टर। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट एंड इस्थमस इन इंटरनेशनल ट्रेड। मानता हूं कि ये क्वेश्चन मतलब आंसर नहीं मिलेगा 6th क्लास में, लेकिन इसमें इंट्रोडक्शन 15 मार्कर का है। एक डेफिनेशन इसकी, एक डेफिनेशन इसकी, 4 नंबर 3 नंबर तो तय हो गए कि नहीं हो गए। इस्माइल तो आ गई। इंटरनेशनल ट्रेड में इनकी क्या रेलेवेंस है? स्ट्रेट क्या करता है? एक नैरो क्या होती है स्ट्रेट, जो किसको कनेक्ट करती है? हाँ, और इस्थमस है ना, स्ट्रिप ऑफ लैंड उसको कवर करती है ना। अब इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे योगदान है? ऑब्वियसली बात है, सिग्निफिकेंट जो होगा माल का आना जाना और वो करके, ये मैं आपको पूरा बताऊंगा, डोंट वरी। ट्रांसपोर्टेशन एक हमारा चैप्टर है,
इसने ट्रांसपोर्टेशन के चैप्टर को इससे जोड़ दिया, इंटरनेशनल ट्रेड से, प्लस ज्योग्राफी के कोर कंसेप्ट से, स्टेट और इस्तेमाल से। जो कि मैंने आपको बताया था ना, अक्सर मैं एक बात नहीं कहता रहता हूँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक फूड वेब और फूड चेन बनवाऊंगा एक मैं पूरी, हर एक टॉपिक को हर एक लाइन से कनेक्ट करता करता। ये उसी से निकला है मेरे लिए तो सिम। क्या स्कोप नहीं था इतना लिखने का। हाँ नहीं, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। जब मुझे कह रहे आप उसको आंसर बना के हम लिखने लग जाए, नहीं ऐसा नहीं। हाँ एक पॉइंट बस लाइन मेंशन कर सकते हो, वो आपकी आर्ट होगी कि लेकिन कि आप एक लाइन के अंदर इस बात को कैसे मेंशन करो। उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी कि लेयर्स अगर एटमॉस्फेयर की याद रखेंगे तो ट्रस्ट मी, एक बार कंसेप्ट याद होगा आपको, सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फियर। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर की लेयर है जो कि वेदर प्रोसेसेस को डिटरमाइन करती है कैसे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा क्लाइमेटोलॉजी जैसे ही शुरू होगा तो सबसे पहला 7th क्लास की एनसीईआरटी से 4th चैप्टर रहेगा एयर, वहां से आपका ट्रोपोस्फियर का बेस बनेगा। 11th क्लास की तमिलनाडु की एनसीईआरटी तक जाओगे, इवन हमारी वाली जो एनसीईआरटी है उसमें भी बहुत प्यार से दे रखा है ये वाली चीज़, वेदर प्रोसेस को कैसे डिटरमाइन करता है ये भी दे रखा है। और यही इसके पीछे रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है कि पहाड़ पे ऊपर बढ़ते बढ़ते, अक्सर मैं तुम लोगों से पूछ रहता हूँ कि सूरज के पास जा रहे तो गर्मी बढ़नी चाहिए, ठंड क्यों बढ़ती है, इसकी वजह से। पर प्रोसेस बताऊंगा पूरा। डुएबल था, 200% डुएबल था। 18 क्वेश्चन, एनालाइज द सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी। विजा वाई का मतलब होता है इन रिलेशन टू, इसका मतलब होता है इन रिलेशन टू समथिंग। सेक्ट बताना है, हम लोग बार बार नहीं कहते थे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, सेक्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, तो सेक्ट हम लोग मेंशन करते रहते हैं। तो ये क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर यूपीएससी ने इस बार पूछा कि बेटा बहुत बोलते रहते हो, बहुत पढ़ते रहते हो, सेट सेट सेट, सबसे पहले बताओ। तो यहाँ पर जिसने डिफाइन कोई नहीं करेगा अगर इस चीज़ को परफेक्ट तरीके से, तो उसके नंबर जाएंगे। कहाँ से हो सकता है ये, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इंडियन सोसाइटी से आराम से हो सकता है ये, एनसीईआरटी से। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। आप ये सारे क्वेश्चन इन रिलेशन टू कि सेट का क्या लिंक है कास्ट के साथ, रिलीजन के साथ, रीजन के साथ। डुएबल था, जी हाँ डुएबल था, आराम से। आर्ट, टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म, द की एलिमेंट्स इन मेकिंग ऑफ इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, जस्टिफाई योर आंसर। जी हाँ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी क्योंकि डाइवर्सिटी थी और हमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को लेकर आना था। तो टॉलरेंस जो था वो सेकुलरिज्म के कंसेप्ट से कैसे जुड़ा है, एसिमिलेशन कैसे जुड़ा है, और प्लूरलिज्म कैसे जुड़ा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। अगेन सोसाइटी का मेजर कंपोनेंट। सोर्स थोड़ा थोड़ा इसके लिए ज़रूरत थी, मैं कहूँगा कि सोर्स का यहाँ पर रोल इस क्वेश्चन के अंदर था 40 to 50%। रेस्ट आप जितना पढ़कर आए हो उस नॉलेज का यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन चेक हुआ। तो क्या ये डुएबल था, डुएबल तो था, लेकिन इट रिक्वायर्ड 100% डुएबल था, लेकिन इट रिक्वायर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्या आप चीजें ला कैसे रहे हो, सेकुलरिज्म में कनेक्ट कैसे कर रहे हो, और विद इन द गिवन टाइम सॉल्व कैसे कर रहे हो। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग का रोल इस क्वेश्चन के अंदर बहुत था। लास्ट, एल्यूसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन, देखो अभी हमने करा था परसों नरसों, कल ही कर रहे थे बल्कि, एल्यूसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन अ वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। मैंने तुम्हें इंडिया की पूरी बर्बादी की झलक बताई थी। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन मैंने स्टार्ट ही ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर को वहीं से करा था, टेक्नोलॉजी और कैसे बर्बाद वो लोग कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया में जितने स्केर्स रिसोर्सेज हैं, तो ये जो नई टेक्नोलॉजी जो ग्लोबलाइजेशन जो लिंक है, इसमें इंडिया कहाँ फिट बैठता है। ठीक है, डोंट वरी, हमने एक झलक पा ली है उसकी पूरी ग्लोबलाइजेशन। मैंने पहले भी बोला था आपको, इकोनॉमिक्स और आईआर से कनेक्ट करते हुए हम लोग इसको पढ़ेंगे। इवन हम इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से इसलिए लिख सकते हैं बिकॉज वी आर PSIR स्टूडेंट, तो हमसे बेटर इसमें कोई नंबर ले ही नहीं सकता। और सोशियोलॉजी जो है उसमें भी हमारा ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक है, तो ये वाली चीज़ क्या आप लिख सकते थे। जी हाँ, मार्केट एंड ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आईआर का कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्लस PSIR का कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन सबको मिक्स करके ये आंसर, मतलब इसको लिख तो हर कोई सकता था, लेकिन हमें मार्क्स ज़्यादा मिलते क्योंकि हमारे आंसर के अंदर दम होता। कैसे होता वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कम से कम 12 नंबर तो मिल ही जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्या ये पेपर पूरा डुएबल था? जी हाँ था, पूरा का पूरा। यानी कि इस पेपर को अगर मैं बोलूँ आपको
स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। मैं आज भी वही बोलूँगा, मैं स्टैटिक को 100% इम्पोर्टेंस देता हूँ। करंट अफेयर इस पेपर के अंदर हमारी तरफ से इनपुट डाल दो तो डाल दो, इसकी मुझे इम्पोर्टेंस सिर्फ 3% लगी इस पेपर के अंदर, वो भी सिर्फ जगह पर, इंपॉर्टेंट जगह पर डालने वाली। यहाँ पर फैक्ट्स के साथ साथ जो एनालिसिस है वो इम्पॉर्टेंट है, और एनालिसिस करनी कहाँ से चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ होगा 6 क्लास से शुरू कर करके 12th क्लास से करनी चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स का क्या रोल है या स्टैंडर्ड सोर्सेज का क्या रोल है, जैसे सोसाइटी वगैरह के थोड़े से क्वेश्चन किसी को टिपिकल लगे हो या कुछ लगे हो, स्टैंडर्ड सोर्सेज का इस पेपर के अंदर 0% रोल है। क्योंकि भले ही सोसाइटी के कोई क्वेश्चन अगर इक्के दुक्के किसी को लग रहे हो, लेकिन वो एनसीईआरटी से हो सकते थे, भले ही उनका पूरा आंसर ना मिले, लेकिन वो कोचिंग के किसी नोट्स में भी गिवन नहीं है। एडिट तो कोई भी कर ले। अब जब ये पेपर हो गया तो मार्केट भी के अंदर, अमेजन के अंदर मैग्रो की नई नई बुक तो मैं भी निकाल दूं फिर अपनी। बात वो नहीं होती। अभी तक कितना हो सकता था, आज की डेट तक जब ये पेपर नहीं आया था उसके 1 घंटे पहले तक इस पृथ्वी पर जो कुछ भी अवेलेबल था, तो उसमें इन सब का रोल क्या रहा है। स्टैटिक का 100%, करंट अफेयर का 3%, ये भी मैं बस लिखना पड़ रहा है मुझे, इसका भी 0% ही मानूंगा मैं। फैक्ट्स प्लस एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका रोल भी मतलब काइंड ऑफ लगभग 100% ही था। और स्टैंडर्ड सोर्सेज कोई सोचे कि हम बाजार से ये बुक ले आए, वो बुक ले आए, हमारे पास वो नहीं है, नहीं। एक लेवल प्लेइंग फील्ड यूपीएससी ने इस पेपर के अंदर मेंटेन करके रखी। यहाँ पर बस ये है कि पर्सन की आंसर राइटिंग जो है एक वो बहुत काम आएगी इस पेपर के अंदर, ठीक है। दूसरा, आंसर राइटिंग के अंदर अंदर के ही पार्ट है वो सब, अगर मैं बोलूँ कि टाइम पे पेपर फिनिश करना, ये करना, वो करना, वो सब आंसर राइटिंग की पार्ट है। दूसरा, दिमाग के अंदर किसी भी तरीके की अगेन यहाँ पर नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, स्पेशली उन क्वेश्चंस को देखते हुए जिसके लिए पर्सन सुपर एक्साइटेड हो गया यहाँ पर कि ये वाले क्वेश्चन तो मुझे आता ही है। उसके अंदर लीड कैसे लेनी है, जैसे बोलना नहीं है कि वर्ल्ड मैप बनाने हैं, तो मुझे 3-3 नंबर पर क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा मिल जाएंगे। उसके बाद अगेन एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री की नॉलेज को इग्नोर नहीं करा जा सकता, उनको किस वे में देखना है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन करके देखो भाई, यूपीएससी का लेवल, इसने ना गांधी के बारे में पूछा, ना अम्बेडकर के बारे में पूछा, ना पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पूछा, ना इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछा। इसने पूछा भी तो ऐसे जहाँ पर सोर्सेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं, ना स्पेक्ट्रम की रिक्वायरमेंट। मैं इसलिए मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं कर पा रहा, मैंने जैसा कि आपको बोला था, एक टाइम के बाद वो एपेक्स पे गया, अब यूपीएससी के पास एग्जॉस्ट हो चुकी हैं चीज़ें। अगर वो सारे क्वेश्चनों में हर 3 क्वेश्चन के बाद एक ऐसा क्वेश्चन देने लगेगा ना कि जो नॉर्मल बुक से हो सकता है या फिर जो रट्टू तोतेबाज उनसे हो सकता है, उसको भैया बोला गया है सरकार के द्वारा 70 आईएएस चाहिए जनरल कैटेगरी में से। तुम पेपर ऐसा बनाओ कि 70 ही बने, सिर्फ 71-72 भी नहीं चाहिए हमें, हम रैम नहीं करने वाले, हमें उतने ही चाहिए हमारी, क्योंकि मैं मोदी हूँ, मेरी आइडियोलॉजी है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। मुझे बंदे कम चाहिए लेकिन गवर्नेंस ज़्यादा चाहिए उनसे। वक्त का तकाजा है, क्या करें, हमारे पास तो है नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे पेपर के अंदर कैसे खेला जा सकता था। आप मॉडर्न को देख लो, कहाँ दिख रहा है मॉडर्न, ये दिख रहा है, इसको मैं मॉडर्न बोलूँगा क्या? कि कहाँ गया वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्यों उनके पास वो वॉर में ज़्यादा क्यों जीतते थे और ये इंडियन रूलर्स फिर भी क्यों हार जाते? कहाँ दे रखा है स्पेक्ट्रम में, कहाँ दे रखा है ये? और कितनी, मतलब इस क्वेश्चन के लिए मतलब मैं 1500 पेजों की स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा मैं नॉर्मल एनसीईआरटी की 8th क्लास जो आवर पास 3 है उससे अंदाजा ना ले लूँ इस चीज़ का। मैं बना के ही तो लिखना है। स्पेक्ट्रम वाले बंदे के पास तो आंसर नहीं होगा ना, मेरे पास होगा। हम दोनों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। हिस्ट्री ऑप्शनल वाले के पास भी अगर उसने ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर रखी होगी कभी नहीं पता होगा। ऑप्शनल का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि किसी को एनालिसिस पता लग गई। क्या पीएसआई अगर किसी के पास है तो उसको क्या ये मतलब बिल्कुल क्या उसकी दिमाग में छपा होगा ये 20वां क्वेश्चन के पास कि ग्लोबलाइजेशन, अरे वाह आ गया, थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोडक्शन लिख दिया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यानी कि पेपर जो था अगर कोई 1 साल की 1.5 साल की सिंसियर प्रिपरेशन जो कर रहा है, ये पेपर में आराम से वो लीड लेकर जा सकता था। और जिसको अगर लगता है कि वो ऐसे का पेपर अगर इतना बढ़िया नहीं कर पाया, तो इस पेपर के अंदर अगर अपना उसका ब्रेन के अंदर और माइंड के अंदर शोर अगर कम होता, अगर उसके नॉइज़ कम से कम होती, शांत दिमाग से अगर वो पेपर करता, तो ये वाले जो उसके मार्क्स हैं ऐसे के अंदर जो उसे फील हो रहा है वो कंपनसेट हो जाते। और ये वाला पेपर अगले दिन से फिर से कॉन्फिडेंस दे देता शाम के पेपर के लिए, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर भी बोलना चाहिए हमें, ऑप्शनल पेपर 2 तक। ये पूरा कॉन्फिडेंस दे देता हमें आगे की जर्नी को कैरी करने का। तो ये कुछ इनसाइट्स हैं जो कि मैंने निकाली, आपके सामने सारी रियल बातें मैंने रखी।
आपके लेवल से, जितना आप फाउंडेशन कोर्स के बच्चे जानते हो उस लेवल से ही मैंने बात करी। और अभी आपको अच्छा खासा पेपर का कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस लग ही रहा होगा कि हम कर सकते हैं जिस तरीके से, जिन सोर्सेस से हम लोग चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।